सम्मानित मंच, आदरणीय विज्ञानंद जी, आदरणीय दुबे जी, सरदार राजीव जी, नीचे बैठे हुए माननीय सूबेदार जी, गौतम जी, उमेंद्र रत्नू जी और इस कार्यक्रम के संयोजक तुफैल चतुर्वेदी जी, सभी लोगों का सादर अभिनंदन है। चूँकि इस सेशन का मैं अंतिम वक्ता हूँ, इतनी सारी बातें कही जा चुकी हैं कि मुझे इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि मैं जो बात कहूँ वह दोहराव ना हो, नहीं तो फिर वही घिसी पिटी बातें हो जाएंगी। और आप जैसे सुविज्ञ यहाँ पर श्रोतागण बैठे हुए हैं, जिसमें कोई भी आदमी जानकारी में मुझ से कम नहीं ज़्यादा ही होगा, इसलिए एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। बड़े बड़े लेखक सामने बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने बोलना ही मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। मैं पॉइंट वाइज कुछ बातें कहूँगा। ये सब कोई जानता है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ। ये भी हर कोई जानता है कि 712 में पहली बार एक इस्लामिक या मुस्लिम आक्रांता हमारे यहाँ विजयी हुआ, लेकिन उसका शासन स्थापित होने में तकरीबन 400 वर्ष लग गए। तो एक नैरेटिव ये होता है कि हिंदुओं ने रेसिस्ट नहीं किया। इसी से साबित होता है कि जहाँ 100-200 वर्षों में जहाँ भी इस्लाम गया उसका पूरी तरह इस्लामीकरण हो गया, वह आज इस्लाम के आए हुए 1000 साल से ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी भारत का पूर्ण इस्लामीकरण नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि हमने रेसिस्ट किया और सबसे ज़्यादा किया। एक बात तो तय है कि जब मुसलमान यहाँ आए आक्रांता के तौर पर, उनकी संस्कृति अलग थी, सोच अलग था, उद्देश्य अलग था। अम्बेडकर ने भी कहा है कि मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर कोई धन लूटने नहीं आए थे, उनका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार था, उन्होंने किया। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहासकारों ने उनके कृत्यों को देहात में कहा जाता है कि ढाक के तोप के बताया, और वैसी चीज़ों को हटाया जिससे ये साबित होता था कि उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे लोगों को बलात मुसलमान बनाया। क्योंकि हमारे इतिहास लिखने वालों को लगता था कि अगर हम लिखेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, इसलिए गलत इतिहास को हमें बताया गया। लेकिन इस बीच में एक दौर चला, सब कोई जानता है कि किस तरीके से आज़ादी मिली, किन लोगों के हाथ में सत्ता गई। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो बात नहीं कही गई है अभी तक उसको मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बंटवारे के मुद्दे को समझा, उसका अध्ययन किया, उनका ये मानना था, कुछ लोगों का इसको लेके उसका विरोध भी होता है। जैसे अम्बेडकर को ही कहा जाता है कि बड़ा ही गलत आदमी, तो उन्होंने विभाजन का समर्थन किया। लेकिन अम्बेडकर ने विभाजन का समर्थन अवश्य किया। उन्होंने कहा कि जो स्थिति अभी भारत की है और जो मुसलमानों की स्थिति है अभी की, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इनके साथ रहना इस देश के लिए सही नहीं होगा। और जो समस्याएं आज दिख रही हैं वो समस्याएं आगे भी दिखेंगी, इसलिए समस्या न हो और हम शांति से रहें, इसके लिए जरूरी है कि विभाजन हो जाए। लेकिन उनकी एक शर्त थी, विभाजन कैसे हो। तो उन्होंने कहा विभाजन होना चाहिए, लेकिन विभाजन पाकिस्तान होना चाहिए मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान होना चाहिए नॉन मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का पूर्ण स्थानांतरण होना चाहिए।
हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर उनकी बात मान ली गई होती तो आज जो समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं वह समस्याएं हमको देखने को नहीं मिलती। हम भी शांति से रहते और जो बांग्लादेश में कट रहे हैं वो भी शांति से रहते और जिंदा रहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नेहरू ने और गांधी ने यह ठान के रखा हुआ था कि नहीं, हमारा देश तो मिश्रित देश बनेगा, और बना भी। एक बात ध्यान दीजिएगा, उस समय अंबेडकर ने चेताया था कि जिन लोगों को लग रहा है कि हम जो है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में शांति से रह लेंगे मुसलमानों के साथ, वो भ्रम में है। लिखा हुआ है, उसका सबका रेफरेंस है, उस समय अखबारों में निकला। मैं बहुत ऐसे रेफरेंस नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि समय उसमें जाएगा। तो अंबेडकर ने कहा कि समय रहते आप लोग वहां छोड़ के हिंदुस्तान चले आइए, क्योंकि अगर आप लोग वहां रहिएगा तो आपके वहां शांति से रहने की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय कटने का। लेकिन कुछ लोगों नहीं माने, कुछ लोग नहीं माने। जो धनी थे, संपन्न थे हिंदू, वो हिंदुस्तान में चले आए, लेकिन जो रह गए उसमें से अधिकांश दलित थे। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वह नाम शूद्रों का वहां पर ज्यादा आबादी थी। नाम शूद्र अति पिछड़ा या दलित के श्रेणी में आता है। वे लोग ही अधिकांश रहे वहां पर। और जो पश्चिमी पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में जो भंगी थे, भंगियों को मुसलमानों ने आने नहीं दिया कि तुम लोग चले जाओगे तो यहां साफ सफाई कौन करेगा। और आज जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा जा रहा है, वह कोई और नहीं, वह वहां बचे हुए दलित ही हैं। यही भीम और मीम की सच्चाई है। अभी मुसलमानों की क्या प्रवृत्ति होती है, तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि एक किताब है डॉक्टर पीटर होमंड्स की, स्लेवरी, टेररिज्म एंड इस्लाम, द हिस्टोरिकल रूट्स एंड कंटेम्परेरी थ्रेट। उसमें मुसलमानों के जनसंख्या में प्रतिशतता के आधार पर उनका क्या ट्रेंड होता है, क्या उनका व्यवहार होता है, उसका 11-12 कैटेगरी बनाया गया है। इतना परसेंट होंगे तो ये करेंगे, इतना परसेंट होंगे तो ये करेंगे। मोटा मोटी यही जान के रखिए कि 10 से 20% मुसलमानों के होते ही साधारण दंगे शुरू हो जाते हैं, 20 से 40% में भीषण दंगे होते हैं, और 40% में तो कत्लेआम शुरू हो जाता है। 40% प्लस जहां हुआ वहां कत्लेआम शुरू हो जाएगा, और वह एग्जाम्पल आप पूरे विश्व में देख सकते हैं। एक नैरेटिव चलता है हमारे, मैं पॉइंट वाइज कॉल डिफाइन करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। एक वक्ता ने कहा, शायद इसके पहले के सेशन में या बाद के सेशन में, कि इन चीजों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। सर ने भी बोला, लोग आते गए, कारवां बंधा गया। ये नेहरू ने भी कहा था, लेकिन नेहरू ने भी माना था कि यह राष्ट्र है। और नेहरू ने एक जगह लिखा है कि भारत में 1000 सालों तक ईसा के जन्म के बाद एक प्रोग्रेसिवनेस रहा, और 1000 के बाद न जाने क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। समाज हमारा रुक सा गया, बंद सा हो गया, उसमें कोई भी प्रोग्रेसिव मेंटालिटी नहीं रही। वही कहकर वह चुप हो जाते हैं, लेकिन वह यह नहीं बताते कि ऐसा क्यों हुआ। उसके पीछे का कारण यह था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा था और भारतीय समाज ने अपने आप को बचाने के लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए थे। इस बात को नहीं कहते हैं। भाइयों बहनों, अभी एक बात मेरे पहले भी हुई अंबेडकर को लेकर। जैसा कि हिंदू कोड है आया हमारे संविधान में, केवल मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं। गौतम भाई ने कहा कि भाई जानकारी जरूरी है। आज लड़ाई तोपों से नहीं लड़ी जाएगी, विचारधारा से लड़ी जाएगी, विचारों से लड़ी जाएगी, जानकारी से लड़ी जाएगी। तो मित्रों, जो हिंदू कोड बिल है वह मनुस्मृति के बेसिस पर ही था। और एक बात जानकर आश्चर्य होगा, मनुस्मृति का काल चाहे आप लोग जो तय कर लीजिए, उसमें बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन यह भी तय है कि जिस समय पश्चिमी देशों में सभ्यता नहीं थी, लोग जानवरों के और आदमी के कच्चे मांस खाते थे, उस समय मनुस्मृति ने पितृधन में पुत्रियों के अधिकार की बात की। वह मनु जो है हमारे समाज को के लोगों को ऐसे बांट नहीं सकता है। उसमें छेपक है, उस पर शोध होना चाहिए। और अगर 200 से 225 के आसपास मनु स्मृति में छेपक है, अगर वह छेपक नहीं होता तो अंबेडकर मनुस्मृति के बहुत बड़े प्रशंसक होते, वह मनुस्मृति जलाए नहीं होते। अंबेडकर ने मनुस्मृति केवल उसके छेपकों के आधार पर जलाया, और जिसने भी शोध किया है मनुस्मृति का, वह बताता है किस तरीके से छेपक है, क्योंकि एक ही लेखक अभी कुछ और ठीक उसके बाद उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमको लगता है कि इन बातों को लेकर हमारे लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए, आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक जो नैरेटिव फैलाया जाता है हमारे देश में, और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने कहते भी सुना है कि हमारे देश में जाति प्रथा हजारों साल से, ये कहीं से भी सच नहीं है। वामपंथी इतिहासकारों ने ही लिखा है कि जाति प्रथा अपने एक एस्टेब्लिश कंडीशन में, कोई कहता है कि हर्षवर्धन काल में, कोई कहता है कि गुप्ता काल में, यानी कि 600 से 700 ईस्वी के आसपास के पीरियड में व्यवस्थित हुआ। और कुछ लोगों का मानना है कि इसके बाद भी स्थिति जाति प्रथा के व्यवस्थित होने की चलती रही, और जाति प्रथा में लैटरल जो है चेंजेस की बात थी, यानी कि आदमी अपनी जाति को भी बदलता था। और जो कहा जाता है कि 4 वर्णों के लोगों को केवल 4 ही काम करने में लिमिट कर दिया गया, यह भी सही नहीं है। आप इतिहास खुद पढ़ते होंगे तो किसी भी जाति के राजा बनने पे कहीं कोई प्रतिबंध आपने देखा? आप खुद इतिहास पढ़े हैं, बताइए गुप्ता किस जाति का था, हर्षवर्धन किस जाति का था, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था, या साउथ के राजा किस जाति के थे? तो हमारे इतिहास में कभी भी जाति के आधार पे राजा बनने का या काम करने का कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। सब जातियों के लोग राजा बने, लेकिन ये नैरेटिव फैलाया गया कि हमारा जो समाज है विभाजनकारी है, वर्ण के नाम पर लोगों को बांटकर, जातियों के नाम पर लोगों को बांटकर यहां पर शोषण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण बनाया। अब एक छोटा सा बात करके बातों को खत्म करूंगा कि जब 1857 में क्रांति हुई तो अंग्रेजों को लगा कि ये इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई, इसका पता लगाओ। तो जो लोग थे विदूषक बोले कि भाई भारत में कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि मार्शल हैं, लड़ाकू जातियां जो लड़ती बहुत हैं, या उनको लड़ने का बड़ा उनका ट्रेनिंग है। तो बोला कि उसका तुम सर्वे करो, ऐसी कितनी जातियां हैं। तो पूरे भारत में जातियों का सर्वे हुआ। सर्वे होने में बहुत एक लंबा समय लगा,
तो पता लगा कि भाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 500 के आसपास जातियां हैं जो कि मार्शल है। तो फिर कहा कि इसमें यह पता लगाओ कि कितने उसमें से लॉयल हैं, कितने डिसलॉयल हैं, यानी कितनी जातियां जो हैं कि अंग्रेजों से सदा लड़ती रहती हैं और कितने जो हैं उनसे नहीं लड़ते हैं, उनके सहयोग में रहते हैं। तो शुरू में इन लोगों ने उसमें क्लासिफाई किया तो 194 कास्ट जो उस तरह के थे जिनका इतिहास अंग्रेजों से लड़ने का था भिन्न भिन्न तरीके से। तब इन लोगों ने क्या किया कि 1871 में एक एक्ट बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उस एक्ट में उस सभी 194 लोगों को उसने जातियों को डाल दिया और यह घोषित किया कि ये बाय बर्थ क्रिमिनल है, ये जन्म से अपराधी हैं, इनके खिलाफ पुलिस कोई भी कार्रवाई कभी भी कर सकती है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। और समाज को यह मैसेज दिया गया कि ये जातियां जो हैं मूलतः अपराधी प्रवृत्ति की हैं, इनका काम ही अपराध करना है। ये जातियां, इन जातियों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि भी हुआ। 1924 में फिर इसमें चेंजेज हुआ और सुनते हैं कि इसके बाद जो है जातियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 500 के आसपास हो गई। विरोध भी शुरू हुआ कि ये ठीक नहीं है, किसी को बाय बर्थ जो है हम लोग क्रिमिनल घोषित कर दें, चोर का बेटा चोर, ये चोर है, ये जो है जाति से डकैत है। ये समाज के लिए बड़ा अजीब स्थिति हो गया और उस जाति के लोग उस समाज से कटने लगे। सिंपल एग्जाम्पल है कि हमारे देश में देखिए सब समाज में थोड़ी बहुत कमी होती है। हर कोई जानता है कि चंद्रशेखर आजाद की पूजा होती है, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जब उनको फांसी हो गई, गोली लग गई, मर गए, तो उनकी माँ को गांव के लोग कहते था कि डाकू की माँ है। यह हमारे समाज का जमीनी हकीकत है। यह जानकारी की उनकी कमी होगी, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है कि चंद्रशेखर आजाद की माँ को पूरे लाइफ में जो है जब तक जिंदा रही, उनको डाकू की माँ के रूप में उनको अभिशप्त जीवन जीना पड़ा, लोकल जहाँ रहती थी अपने समाज में। तब सोच सकते हैं कि जिन जातियों को बाय बर्थ डाकू घोषित कर दिया गया, बाय बर्थ चोर घोषित कर दिया गया, उस समाज की स्थिति क्या होगी। वे धीरे धीरे जो है पतित होते चले गए, समाज से दूर होते चले गए। और जब 1949 में 48 में देश आज़ाद हो गया तो उसके खिलाफ आंदोलन चल ही रहा था। तो 1949 में जो है अयंगर समिति बनाया गया कि आप इस एक्ट को देखिए और देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको ख़त्म करना है। तो उसका रिपोर्ट शायद 50 या 51 में आया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वही सारी जातियां जो उसके अंदर थी उसमें से अधिकांश लगभग 57-58 जातियां जो हैं वह अस्पृश्य हो गई साहब। अब समझिए, जो जाति उच्च श्रेणी में थी, जो लड़ाकू जातियां थी, वह इतने वर्षों में 71 से लेकर 48-49 तक आते आते समाज ने उसकी ऐसी स्थिति कर दी, सरकार ने उसकी ऐसी स्थिति कर दी कि अस्पृश्य हो गई। उन जातियों में पासवान थे, भर थे, राजभर थे, गद्दी थे, अनेक जातियां थीं, मल्लाह थे, अनेक जातियां थीं। सरकार ने फिर उन्हें पुनः वापस उस स्तर पर लाने का प्रयास नहीं किया, शायद उनके पॉलिटिकल एजेंडे के विपरीत जाता हो। उसमें से बहुत जातियों को अनुसूचित जाति में डाल दिया गया। तो अस्पृश्य किसने बनाया? अंग्रेजों की नीतियों ने। गाली कौन सुन रहा है? हिंदू संस्कृति। तो इस तरह की चीजों को सामने आना जरूरी है। और देखिए किया सब उन्होंने, अब मत्थे मर दिया हिंदू धर्म के, कितना बड़ा समझिए कि षड्यंत्र था ये। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को इन चीज़ों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जो सही चीज़ें हैं उसको सामने आना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।